Hello dear students, good morning. You are most welcome in this first class of English. आप सभी का अंग्रेजी के इस पहले क्लास में स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। बेसिक इंग्लिश वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से इसका ओरिजिन है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे निचले स्तर से अर्थात अक्षरों से, लेटर्स, अल्फ़ाबेट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हैं तो उसके बाद की जो सीढ़ी दर सीढ़ी जैसे जैसे भाषा की श्रेष्ठता या उसका स्तर बढ़ते जाएगा तो समझना मुश्किल होगा। इसलिए हम एकदम नीचे से चलेंगे, अर्थात ABCD से। सामान्य सी भाषा में उसको क्या बोलेंगे? ABCD से शुरू करेंगे। ओके, तो जिस तरह से आप जानते हैं कि जैसे जो लोग हिंदी जानते हैं या कोई भी भाषा जानते हैं तो उसमें है कि सभी भाषाओं के लिए अक्षर निर्धारित किए गए हैं। कुछ अक्षर होते हैं, इंग्लिश में भी अक्षर हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट बोला जाता है। सामान्यतः हिंदी में जो कि आप क, ख, ग के रूप में जानते हैं वो सीमित अक्षर हैं। इंग्लिश में भी सीमित ही अक्षर हैं, टोटल 26 लेटर्स हैं। लेकिन चूँकि इंग्लिश विदेशी भाषा है, अंग्रेज़ों की भाषा है, तो इसके बोलने और थोड़ा सा लिखने का तरीका जो है वो हिंदी से अलग है या और किसी भी भारतीय भाषा से अलग है। यहाँ जो अल्फ़ाबेट हैं, एक ही अल्फ़ाबेट को दो तरीके से लिखते हैं, या यूँ कहें तीन तरीके से लिखते हैं। एक तो स्मॉल लेटर्स जो कि आप सब जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं, या जो नहीं जानते हैं तो आप उस चीज़ को समझ लीजिए। तो एक स्मॉल कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, और लिखने का एक और जो फैशनेबल तरीका है वो है कर्सिव राइटिंग, कर्सिव लेटर्स। ठीक है, शुरू करेंगे। इसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी भाषा को हमें सीखना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि उस भाषा को हम अधिक से अधिक पढ़ेंगे, लिखेंगे और बोलेंगे, उसी भाषा में बात करेंगे। चाहे वो भाषा हमें टूटी फूटी ही क्यों ना आती हो, कम आती हो, अधिक आती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब शुरू करेंगे तो गलत हो सकता है, गलत होगा, स्वाभाविक बात है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं सीख पाएंगे हम वो भाषा। कोशिश करेंगे, गलती होगी, सुधार होगी, और उसके बाद कुछ समय के बाद जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, हम कुछ हद तक सीख पाए हैं। और उसके बाद भी यदि हम लंबे समय तक लगे रहते हैं और उस तरह का एक अपने चारों तरफ वातावरण बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो हम बेहतर भाषा सीख पाएंगे। चाहे वो भाषा कोई भी हो, चाहे वो भाषा फ्रेंच हो, जापानीज़ हो, इंडियन कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो और भी इजी और स्टाइलिस्टिक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखना आज के जीवन में, आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो है उसमें इंग्लिश का बहुत ही अधिक महत्व है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, यदि गाँव से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड जगह में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यदि इंग्लिश आती तो बड़ा मज़ा आता, इंप्रेशन हमारा जमता। लोगों के दिमाग में एक ऐसा मेरा इमेज बनता कि मैं बहुत स्टैंडर्ड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मतलब इस तरह से एक स्पेशल इमेज बनती है। तो जो लोग अभी सीखने के क्रम है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन जो लोग स्टूडेंट लाइफ पार कर चुके हैं, जैसे 40, 40, 45 या 50 या 60 साल के हो गए, फिर भी उनके मन में यदि इच्छा है कि नहीं सीखना चाहिए था, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें तब शुरू हो जाइए और सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है। कोई आदमी अगर एक फिलोसफर ने कहा है कि वन हु ड्रीम्स इज यंग, वो आदमी जो सपने देखता है वो जवान है। जवान वो नहीं है जो 20 साल का है और कुछ नहीं करता है, निकम्मा है, निठल्ला है, बैठा है दिन भर ऐसे ही लेजी। दैट इज़ नॉट यंग। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी भी यंग हो सकता है यदि वो सपने देखता है, कुछ करने के लिए सोचता है, या वो संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस विचार के साथ कि हम इंग्लिश सीखेंगे, बेसिक इंग्लिश से शुरू करके हम स्पोकन तक पहुंचेंगे, इस बात की कोशिश आपको भी करनी होगी। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट से। जैसे कि हिंदी में क, ख, ग, घ, य, र, ल तक होता है, उसी तरह से इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो ये, मुझे लगता है ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से होते हैं 26 लेटर्स। सबको पता है ABCD A to Z। उसको इंग्लिश ये है
कैपिटल लेटर, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कैपिटल लेटर्स, ये हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स हैं। अगर इसी को हम इस तरह से लिखते हैं तो ये है स्मॉल लेटर। पढ़ते दोनों को सेम ही है, ए बी। लिखने का तरीका अलग है थोड़ा सा, तो ये काफ़ी इजी है। इसको आप अपने नोट, ये किसी भी बुक से जो कि LKG UKG के बच्चों को दी जाती है, वहाँ उसमें अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो अभी इस क्लास में, इस वीडियो में इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, करना क्या है कि अब ये अल्फ़ाबेट क्यों दिए गए हैं, इनका क्या यूज़ है? अरे यही तो किसी भी भाषा के आधार हैं। जैसे कि आप हिंदी में जानते हैं कि कोई भी वर्ड, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं। चूँकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो हिंदी से ही तुलना करके इंग्लिश को सीखेंगे तो इजी वे में समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि कलम, एक शब्द बना कलम, इसको क्या कहते हैं? कलम एक शब्द है, ये एक शब्द है। किससे बना है? क प्लस ल जोड़ म। ये हिंदी के 3 अक्षर हैं, वर्ण क, ल और म। इनको एक साथ लिखने से एक शब्द बनता है कलम, जिसका एक मीनिंग होता है लिखने वाला मशीन, लिखने वाला यंत्र। ठीक है, तो वैसे ही इंग्लिश के इन लेटर्स को एक साथ अरेंज करके बहुत सारा वर्ड बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? वर्ड, शब्द। ठीक है, हमको वहीं से शुरू करना है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ANT। ठीक है, यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जब भी इंग्लिश शुरू करेंगे, जब भी इंग्लिश लिखना शुरू करेंगे, तो हमारा पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। ये इंग्लिश का रूल है। और उसके बाद में जितने भी लेटर्स लिखेंगे हम स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। ठीक है, छोटे अक्षर लिखेंगे, इंग्लिश के छोटे अक्षर लिखेंगे। हाँ, यदि कोई पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं वो बाद में आएगा, उस समय भी मैं इसकी चर्चा करूँगा। अगर जैसे राम, ही इज़ राम, मान लीजिए एक सेंटेंस आता है, अभी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। ही इज़ राम, तो मैंने बताया था कि पहला जो ये होगा लेटर वो कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद के सारे लेटर स्मॉल लेटर होंगे। यहाँ भी उस तरह की बात है। ये ई, ही, IS, AM सब स्मॉल लेटर है, लेकिन R को मैंने फिर यहाँ कैपिटल लेटर लिखा है, इसलिए कि इंग्लिश का एक दूसरा रूल ये है कि सेंटेंस के बीच में यदि किसी वस्तु, व्यक्ति या कोई स्थान का नाम आता है तो उसको भी कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, बड़े अक्षर से शुरू करते हैं। R बड़ा होगा, बाकी सब छोटा ही होगा। इस चीज़ की चर्चा हम बाद में भी करेंगे। चलिए, यहाँ हम देखते हैं ये कि ये इंग्लिश वर्णमाला के 3 अक्षर A, N और T को मिला करके हमने बनाया एंट। ये एक शब्द हुआ, ये एक क्या हुआ? वर्ड। जैसे हिंदी में क, ल और म 3 अक्षर मिला करके कलम एक शब्द बना था, उसी प्रकार से इंग्लिश में A, N और T, A इसी प्रकार आगे N आएगा, फिर T आएगा, तीनों को मिला करके क्या बना? एंट एक शब्द है जिसका अर्थ चींटी होता है, आप सबको पता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ ये समझना है कि अक्षरों को मिला करके, जिस तरह से हिंदी में अक्षरों को मिलाकर शब्द बनते हैं, इंग्लिश में भी उसी तरह से अल्फ़ाबेट्स को, जो लेटर्स हैं, उनको मिला के शब्द बनता है। और इस प्रकार से अनंत शब्द हैं, पता नहीं, बहुत सारे। ठीक है, और ये बहुत सारे शब्द, उन पर कब्जा, उन पर जीत हासिल हम कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, उनको याद करके, और बार बार उनको सेंटेंस में यूज़ करके, अपने डेली लाइफ में उन शब्दों का प्रयोग करके। जैसे मान लीजिए कि जो लोग नहीं जानते हैं कि एंट मीन्स चींटी होता है, ठीक है, उनको बोल दिया गया कि एंट मीन्स चींटी होता है, आप याद कर लो। इस तरह से हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों वर्ड हैं, तो कितने वर्ड को हम अब याद रख सकते हैं, कितने वर्ड को हम रट सकते हैं? शुरू में तो रटना पड़ेगा, लेकिन उसको लंबे समय तक याद रखने का इजी तरीका यह है कि इस वर्ड को, जिसको हमको याद करना है, बार बार रिवाइज करें, बार बार बोलें, बार बार लिखें, तो वो वर्ड हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। और फिर जब स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में जब ज़रूरत होगी, हम उन वर्ड्स का प्रयोग कर पाएंगे। ओके, तो इस तरह से वर्ड्स बनते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, वर्ड्स तो
बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं और बहुत तरह के बनते हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके पहले हम वर्ड्स, यहाँ तो बताया मैंने कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ये लिखने का तरीका है, बोलने में दोनों सेम है। अब यहाँ चर्चा इस बात की करनी है कि जैसा कि हिंदी व्याकरण जानने वाले या हिंदी जानने वाले लोग ये जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में भी दो तरह के अक्षर होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इंग्लिश में भी वो चीज़ होता है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। ठीक है, इन वर्ड्स को जो 26 लेटर्स हैं, इन अल्फ़ाबेट को, लेटर्स को दो भागों में बांटते हैं। एक को क्या बोलते हैं? वॉवेल। वॉवेल होता है इसमें से ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण या स्वर अक्षर। ठीक है, और एक और होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। हिंदी में बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, कॉन्सोनेंट में कौन कौन से होते हैं? इन पांचों को छोड़ करके बाकी जो 21 लेटर्स हैं वो, जैसे बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जे होगा क्योंकि आई इसमें है। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं, केवल कितने? 5 होते हैं। और ये कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 और 5 26, टोटल जो लेटर्स है इंग्लिश में 26 होते हैं। उसमें से 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या महत्व है? महत्व बाद में बात करेंगे। अभी केवल इतना जानना है कि जैसे हिंदी में होता है कि स्वर वर्ण उसको कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो। जैसे हम अ बोलते हैं, अ के पीछे अ ही आता है, कोई दूसरा वर्ण नहीं आता है। और उसी तरह से जैसे व्यंजन वर्ण है क, ख, च या ट या कोई भी, तो जब भी बोलते हैं क, जरा ध्यान दीजिए, क के पीछे अ आता है। अर्थात व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। अगर क बोलना है हमको तो क के पीछे हमेशा अ आता है, अ का सपोर्ट चाहिए तभी हम क का उच्चारण कर पाएंगे, या ख का या ट का। लेकिन अ का, आ, ई का उच्चारण करने के लिए दूसरे किसी वर्ण की, दूसरे किसी अक्षर की सहायता की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अ बोल रहे हैं तो अ के पीछे केवल अ ही आ रहा है, कोई दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है। आ बोलते हैं तो आ के पीछे आ ही आ रहा है। हर से ई बोलते हैं तो ई के पीछे ई। ठीक, वैसे ही अब व्यंजन वर्ण में जब बोलेंगे की, तो की के पीछे ई आ रहा है, ई का सपोर्ट। यानी व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना ही फ़र्क है। और ये जो वॉवेल है इंग्लिश में, इसका क्या यूज़ है इसको बाद में चर्चा करेंगे, आ जाएगी। जैसे जैसे हम चलेंगे क्रम से, सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप समस्याएं आएंगी, तरीके आएंगे, रूल्स आएंगे, सबको हम क्लियर करते चलेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो अभी इतना ही समझना। ये वर्ड्स अल्फ़ाबेट लेटर्स के बारे में है, इंग्लिश लेटर्स के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बोल रहे थे कि बहुत सारे वर्णों को मिलाकर के, अक्षरों को, लेटर्स को मिलाकर के वर्ड बनता है, इंग्लिश में शब्द बनते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि एंट, एक बार फिर से इसकी चर्चा करेंगे हम। बहुत सारे वर्ड बनते हैं, वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स शब्द, वर्ड ही लिखें, शब्द तो जानते हैं। जैसे कि हमने लिखा PEN, ये भी एक शब्द है। हमने लिखा था पहले ANT, हमने लिखा MILK। ठीक है, हमने लिखा गुड, हमने लिखा ब्यूटीफुल। ठीक है, ये सारे इस तरह के अनगिनत वर्ड हैं। ये कुछ वर्ड हमने लिया है एग्जाम्पल समझाने के लिए। आप जानते हैं पेन मीन्स कलम होता है, एंट मीन्स चींटी होता है, मिल्क मीन्स दूध होता है,
और गुड मीन्स अच्छा या अच्छी या अच्छे होता है, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है। ठीक, क्या लगता है इसको, अगर इसके अर्थ पर ज़रा हम विचार करें तो क्या इन सारे ये शब्दों को एक ही श्रेणी में रख सकते हैं? सबका अर्थ एक जैसा ही है, सबका यूज एक जैसा ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कलम एक चीज़ है, चींटी एक जीव है, ये एक पदार्थ है, एक मटेरियल है। मिल्क, कलम को हम गिन सकते हैं, मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं। गुड, अच्छा या अच्छी, एक भावना है, एक क्वालिटी है जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं। ओके, ब्यूटीफुल, सुंदर, ये भी केवल देखकर महसूस करने वाली चीज़ होती है, एक फीलिंग है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ और उनका मीनिंग अलग अलग होता है। सभी वर्ड एक जैसे नहीं होते हैं, सबका प्रयोग अलग अलग होता है। तो इस आधार पर इंग्लिश में जितने भी शब्द बने हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यूसेज ऑफ द वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू यूसेज ऑफ द वर्ड्स देयर आर 8 kinds of words, you know, that is known as parts of speech. It's a very common chapter, very common topic in English grammar. Okay, हम लिखेंगे कि प्रयोग के आधार पर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द यूसेज, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 प्रकार होते हैं, 8 भेद होते हैं या 8 प्रकार होते हैं। आठ प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला है, हिंदी में बोलते हैं उसको संज्ञा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। दूसरा क्या है, याद है आप लोगों को? बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आप लोग बोल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, जो लोग इस मान लीजिए कि वीडियो को देखेंगे उनके मन में भी प्रश्न उठता होगा, लेकिन संजोग की बात यह है कि हम और वो सामने नहीं होंगे, लेकिन आप लोग सामने हैं। तो आप लोगों के मन में यदि कोई सवाल या कोई कन्फ्यूजन उठता है या आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं बेहिचक, उससे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है सर्वनाम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन, प्रोनाउन। तीसरा है, हम क्रिया लिखते हैं, क्रिया, इसको बोलते हैं वर्ब। चौथा है विशेषण, विशेषण इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। पांचवा है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब होता है एडवर्ब। और छठा होता है संबंध बोधक, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है। और इसके बाद सातवां होता है संयोजक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शन। और एक होता है विस्मयादि बोधक, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन प्रयोग के आधार पर, अकॉर्डिंग टू यूसेज ऑफ द वर्ड्स देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। ये सारे हैं, इनको आपको याद रखना होगा, याद करना होगा, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है और इसके फिर प्रैक्टिस करना होगा। इन सारे शब्दों की क्वालिटीज़ क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा शब्द क्या है, संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विस्मयादि बोधक है, इसकी चर्चा हम बाद के अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ ये जानना है कि शब्दों के प्रयोग के आधार पर 8 भेद
होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ये हैं। इन शब्दों में सारे शब्द आ जाएंगे। इन भेदों में इंग्लिश के या हिंदी के सारे शब्द आएंगे, ठीक है। बारी बारी से इसकी चर्चा करनी होगी और समझना होगा बेहतर तरीके से, तभी फिर हम शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सीखने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, दिमाग पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, लेकिन उससे घबराने और उकताने की ज़रूरत नहीं है। धीरज रखना पड़ता है। अगर कुछ सीखना है, कुछ बड़ा करना है, तो उस हिसाब से हमें शांत और स्थिर रहना होगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा कि चूँकि हम एक नई भाषा सीख रहे हैं, सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुत ही धीरज के साथ और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करना होगा और फिर प्रैक्टिस में लगना होगा, ठीक है। तो ये तो शब्दों की चर्चा किया मैंने। लगे हाथ में आपको ये बता रहा हूँ कि इन्हीं शब्दों को मिला करके एक सेंटेंस बनता है, एक पूरा वाक्य बनता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने कहा दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, उसमें दिस इज अ और पेन, ये 4 शब्द हैं। इन चारों को मिला करके क्या बना, एक सेंटेंस बना, एक वाक्य बना, ठीक है, जिसका कि एक कंप्लीट अर्थ है, पूरा पूरा अर्थ निकलता है। यदि हम बोलते हैं कि यह एक कलम है, सुनने वाले को पूरी बात समझ में आती है कि हाँ ये कौन सी चीज़ क्या है, ओके। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है। सारा चीज़ आप ध्यान दीजिए, शुरू हो रहा है कहाँ से, हमने शुरू किया था अल्फ़ाबेट, लेटर्स ABCD से। तो ABCD को मिला करके अरेंज करके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनता है, और बहुत सारे सेंटेंसों को जब हम अरेंज करते हैं तो कोई कहानी बनती है, कोई नाटक बनता है, कोई कविता बनती है, या कोई लेख बनता है, कोई निबंध बनता है, कोई ये ऑटोबायोग्राफी बनती है। बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं वो सेंटेंस से बनती हैं। लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, लेटर्स ABCD, सारी चीज़ें वहीं से निकल के आती हैं। तो बेसिक नीचे से जहाँ से कैसे कैसे निर्माण हो रहा है, जैसे हमने आप लोगों को पहले भी एग्जाम्पल दिया है, एक बार फिर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अकेले नहीं बन गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं तब वो बनती है। तो बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मतलब कि उसको किस चीज़ से बनाया जाता है, उसका आधार क्या है। उसका आधार है बालू, सीमेंट, पानी, गिट्टी, छड़, नहीं लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाने में या छोटा कमरा भी बनाने में, है कि नहीं। होता है ना, ऐसा होता है। अगर कोई चाहे कि हम एक बार में 10 तला बिल्डिंग बना देंगे तो नहीं बनेगा, उसके लिए पहले नींव डालना पड़ता है, पिलर देना पड़ता है, पिलर के लिए छड़, सीमेंट, बालू, गिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। इसके अलावा लेबर और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियर, सबकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद नींव डाला जाता है, एक दीवार बनता है, दूसरा दीवार बनता है, 4 दीवारों को मिला के एक कमरा बनता है, फिर उसमें दरवाज़ा लगाया जाता है, खिड़की लगाई जाती है। इस तरह के बहुत से कमरे बनाए जाते हैं। फिर एक ताला के ऊपर दूसरा ताला, दूसरा ताला के ऊपर तीसरा ताला, इस प्रक्रिया से एक पूरा बड़ा सा बिल्डिंग बनता है। भाषा में भी ठीक यही चीज़ है। अगर कोई कहानी बनी तो किससे बनी, वाक्यों से बनी, सेंटेंसेस से बनी। सेंटेंस किससे बने, शब्दों से बने, और शब्द किससे बने हैं, अक्षरों से बने थे। अभी हमने चर्चा किया है कि जितने भी शब्द बनते हैं किससे बनते हैं, अक्षरों को मिला करके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक अक्षर हैं। जिस तरह से किसी भी भवन के निर्माण के लिए बालू, सीमेंट, गढ़, छड़ और गिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, उस तरह से यहाँ अक्षरों की ज़रूरत है। जो बेस हैं वो अक्षर हैं, उन्हीं को मिला करके शब्द, शब्दों को मिला करके वाक्य, वाक्यों को मिला करके स्टोरी, कहानी, कविता, जो भी है सारा चीज़ बनता है, ठीक है। और इन्हीं इसको भी ध्यान दें कि वो तो लिखने और पढ़ने की बात है, लेकिन हमारे आम जीवन में बोलने की ज़रूरत पड़ती है, भाषा बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ भी वही शब्द हैं, उन्हीं को मिला करके हम सेंटेंस बनाते हैं और अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं। फिर जो दूसरे लोग अपने विचार को व्यक्त करना चाहते हैं तो उसको भी हम सुनते हैं, समझते हैं, और उसके प्रति फिर हम अपना प्रतिक्रिया देते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। हम उस बात को, जो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं जिस चीज़ को जानता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। मुझे इंग्लिश आती है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिन्हें नहीं आती है और जो सीखना चाहते हैं वो भी इंग्लिश सीखें, और फिर उनका जीवन भी मज़ेदार हो जाएगा, उनका भी लाइफ स्टाइल कुछ आम लोगों से अलग हो जाएगा,
भीड़ में वो अपनी इंग्लिश की बदौलत, बेहतर इंग्लिश की बदौलत उनकी एक अलग पहचान बनेगी। लोगों के नज़र में लगेगा कि नहीं, ये आदमी तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही समझदार हैं और देश दुनिया के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। यहाँ ये भी देखिए, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश क्यों सीखना है। इम्प्रेशन तो बनता ही है समाज में, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में इस चीज़ की चर्चा किया था कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में हैं, उसका हिंदी नहीं होता है और कोई दूसरे भाषा में उसके लिए वर्ड नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ये कि बहुत सारी, जैसे अब शेक्सपियर ने जो कविताएँ लिखी हैं, W वर्ड्सवर्थ ने जो कविताएँ लिखी हैं, और इंग्लिश जो नहीं पढ़े हैं उनको उन कविताओं का, उन नाटकों का कोई जानकारी नहीं मिलेगा। उन नाटकों के बारे में, उन कविताओं के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। जो जानकारी तभी मिलेगी जब आप इंग्लिश जानते हैं, जब आप इंग्लिश में उन कविताओं को पढ़ेंगे, उन कहानियों को पढ़ेंगे, उन उपन्यासों को पढ़ेंगे, तभी आप जान पाएंगे। और तब आप विदेशी कल्चर के बारे में जान पाएंगे। आप हिंदी की किताब पढ़ते हैं, हिंदी की कहानी और कविताएँ पढ़ते हैं, तो आप इंडियन कल्चर को जानते हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपको जानकारी मिलती है। लेकिन किसी विदेशी लेखक की लिखी हुई रचना जब पढ़ेंगे तो आप वहाँ के कल्चर के बारे में भी सीखेंगे कि वहाँ किस तरह से, कौन सा त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है, वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, लोग क्या भोजन करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से सोचते हैं। उन कहानियों को और उपन्यासों को, कविताओं को पढ़ने से ये सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। तो हम पूरी देश दुनिया के बारे में खबर रख सकते हैं। मैंने कहा था कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में ही होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, आप रोज़ जानते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की सबसे अधिक ज़रूरत है। बिना ऑक्सीजन के हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप बताइए, ऑक्सीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइकिल आप चलाते हैं, बाइसिकल, उसका कोई हिंदी नहीं है। साइकिल भी इंग्लिश है, बाइसिकल भी इंग्लिश है, मोटरसाइकिल भी इंग्लिश है, बस भी इंग्लिश है, ट्रेन भी इंग्लिश है, रेल बोलते हैं, रेल भी इंग्लिश है, जीप भी इंग्लिश है। ये सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं। सिगरेट, बहुत सारे लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट का हिंदी ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें विदेश से निकल के आई हैं, तो इनका कोई हिंदी में वर्ड नहीं है। हाँ, ज़बरदस्ती किसी ने बना दिया है। हाँ, जैसे बस को लोग बोल देते हैं द्रुतगामी, लेकिन द्रुतगामी का मतलब होता है तेज़ चलने वाला। तो तेज़ तो हवाई जहाज़ भी चलता है। द्रुतगामी कहने का अर्थ ये नहीं निकलेगा कि बस। हाँ, लेकिन बस बोलते हैं तो सबको समझ में आती है कि बस क्या चीज़ है, कैसी होती है, सब लोग को पता है। साइकिल बोलते हैं तो सबको पता है कि हाँ, साइकिल क्या होता है। अब हिंदी में उसको किसी ने बना दिया कि द्विचक्र वाहिनी ये बना दिया गया। तो मोटरसाइकिल में भी बंधु 2 ही चक्के होते हैं, तो मोटरसाइकिल को भी द्विचक्र वाहिनी बोला जा सकता है, साइकिल को भी। तो फिर साइकिल और मोटरसाइकिल में फ़र्क क्या होगा? नहीं कर पाएंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो मैंने कॉमन वर्ड्स लिए हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सब लोगों को पता है, सबको पता है, ये सारे वर्ड्स से सभी लोग परिचित हैं। आगे जैसे जैसे जब आप इंग्लिश के ऊंचे स्तर पर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश पढ़ने और लिखने और बोलने का क्या लाभ है। तो हमें ये कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस क्लास में मैं इतना ही चर्चा करना चाह रहा हूं कि इंग्लिश जो लेटर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। और फिर उन लेटर्स को 2 ग्रुपों में बांटा गया है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। और उन लेटर्स से मिला करके बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं और यूज़ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे उन वर्ड्स को 8 वर्ग में रखा गया, 8 पार्ट्स में उसको बांटा गया है। इसीलिए इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। इंग्लिश में इसको देखिए, मैंने नहीं लिखा, लिख देना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो 8 तरह के शब्द हैं उनको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है, ठीक है। अब जब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो जानकारी का दायरा और भी बढ़ेगा, ठीक है। जीवन को मज़ेदार बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए, अच्छे कामों के द्वारा, मेहनत के द्वारा, ना कि किसी शॉर्टकट के द्वारा, ठीक है। आज का ये मेरा पहला वीडियो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो मैं आप सबसे एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं, भाई उनको टाइम तो देना पड़ेगा, वर्क तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। जरा सोचिए, आप एक बड़ा काम करने जा रहे हैं,
हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, हमें इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी, पुरानी सी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो यहाँ खोना कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपना टाइम देना है, थोड़ा सा अपना जो दिमाग है जो कि गेम खेलने में, सिनेमा देखने में या और भी कोई दूसरे मतलब जिसका कि कोई यूज़ नहीं है, भविष्य में उसके लिए कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, इस तरह के काम में हम अपना अधिक से अधिक समय गंवा देते हैं। तो हमें इससे थोड़ा सा बच करके और उसमें से कुछ समय निकाल के इंग्लिश को देना है, और फिर इंग्लिश आपको एक बहुत ही खुशहाल लाइफ देगा, स्टाइलिस्टिक लाइफ देगा, मज़ेदार लाइफ देगा। आपका इंप्रेशन समाज में बहुत ही अच्छा होगा। आप कोशिश करते रहें, सीखते रहें, ठीक है। और ये भी याद रखें कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।